जादुई मशरूम। एक बार की बात है, प्रिया अपनी माँ शकुंतला और पिता संजीव के साथ रहती थी। प्रिया के पिता सरपंच के खेतों में खेती किया करते थे। कड़ी धूप में वो अपना पसीना बहाते थे, तब जाकर सरपंच उसे दिन के 300 रुपए देता था कि 300 रुपए से दिन का खर्चा चल ही नहीं पा रहा था। प्रिया गांव के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल की फीस भी अब बढ़ती जा रही थी। एक दिन प्रिया स्कूल से वापस आ रही होती है, तब वो घर आकर अपनी माँ शकुंतला से कहती है, माँ, पिछले 2 महीनों से आपने स्कूल की फीस जमा नहीं करी है। अब तो स्कूल के प्रिंसिपल भी आपको स्कूल में बुला रही है। अगर आप प्रिंसिपल मैडम से मिलने नहीं जाओगी तो फिर वो हमें स्कूल नहीं आने देंगी। आज तो उन्होंने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अरे बेटी, घर में इतने काम होते हैं, मेरे दिमाग से ही निकल जाता है। पर तुम अपने पिता को शाम को घर वापस आने दो। मैं तुम्हारे स्कूल की फीस निकालकर कल स्कूल में जमा करवा दूंगी। ठीक है, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और मन लगाकर पढ़ाई करो। ठीक है माँ, आप याद से शाम को पापा से पैसे ले लेना और कल स्कूल में जमा करवा देना। ठीक है बेटी, अभी जाकर तुम हाथ पैर धो लो। मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। जब तक प्रिया अपना हाथ मुंह धोकर आती है, शकुंतला खाना गर्म कर देती है और प्रिया को अपने हाथों से खिलाती है। उसके बाद शाम को जब संजीव अपने काम से लौटकर घर वापस आता है, तब तक प्रिया सो गई होती है। शकुंतला संजीव से पैसों की बात करती है तो संजीव उसे बताता है कि फसल की पैदावार ना होने से सरपंच ने उसे पैसा नहीं दिया है और पता नहीं कब तक नहीं देगा। ये सब सोचकर तो शकुंतला भी परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि कल वो अपनी बेटी की स्कूल की फीस कैसे जमा करेगी। शकुंतला संजीव को खाना गर्म करके दे देती है और उससे कहती है, आप जानते हो, आज प्रिया की मैडम ने आज प्रिया को क्लास से बाहर निकाल दिया था क्योंकि स्कूल की फीस 2 महीने से जमा नहीं हुई है। प्रिया को मैंने कहा है कि कल उसकी फीस जमा हो जाएगी। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? अगर प्रिंसिपल मैडम ने प्रिया का नाम काट दिया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो खुद बहुत ज्यादा परेशान हूँ। घर में राशन भी तो भरवाना होता है। मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी, पर कुछ तो करना होगा। अगर कल प्रिया की स्कूल की फीस जमा नहीं हुई तो मैडम उसे घर भेज देंगी। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं सोच रही हूँ क्यों ना अपने रखे हुए गहनों को गिरवी रख दूं। उन पैसों से कुछ दिनों का खर्चा चल जाएगा और प्रिया के स्कूल की फीस भी जमा हो जाएगी। जब हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी तब हम गहने वापस ले आएंगे। मुझे लगता है जो तुम सोच रही हो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इतने दिनों से पैसे ना मिलने की वजह से घर का सारा राशन भी खत्म हो रहा है। आखिर खाना खाना भी तो बहुत जरूरी है और मैं भी नहीं चाहता कि प्रिया को स्कूल से निकाल दिया जाए। मैं चाहता हूँ प्रिया को ये सारी बात का पता न चले। अगले ही दिन शकुंतला अपने गहनों को गांव के एक सुनार के पास गिरवी रख देती है। इसके बदले सुनार उसे कुछ पैसे दे देता है और गहनों को भी गिरवी रख लेता है। गहनों को गिरवी रखने के बाद उन पैसों को ले जाकर वो प्रिया के स्कूल की फीस भर देती है और बचे हुए पैसों से घर में खत्म हुआ राशन भी भरवा लेती है। शकुंतला सामान लेकर घर वापस आ जाती है और घर में सफाई करने लग जाती है। प्रिया स्कूल से आ जाती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी खाना खाते हैं। शाम को संजीव लेट आता था। संजीव के आने से पहले ही प्रिया सो जाया करती थी। आप जानते हो, बाहर राशन, पानी, सब्जी सब कुछ महंगा हो रखा है। सब्जियों के दाम तो आसमान छू रहे हैं। दाल खाना भी बहुत मुश्किल है। समझ नहीं आता आखिर इंसान खाए तो खाए क्या। जब मैं बाजार गई तो सब्जियों के रेट सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। समझ ही नहीं आ रहा क्या लूं क्या ना लूं। कुछ तो लेना ही पड़ेगा ना, जीना है तो, और इस पेट को भी भरना होगा। कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो भाग्यवान। मैं तो कहता हूँ कुछ दिन तक सस्ती सब्जियाँ लेकर ही गुजारा करना होगा। आखिर गिरवी गहनों से मिले हुए पैसे भी कब तक चलेंगे। क्या करूं, लेकिन प्रिया है ना, कितने दिनों से कह रही है, माँ मुझे मटर मशरूम खाने हैं, और मटर के रेट तो 100 रुपए है। और मशरूम तो तुम जानते ही हो, वो तो केवल अमीर लोग ही खा सकते हैं। अब मैं उसकी ये जिद कैसे पूरी करूं? रोज स्कूल से आकर कहती है, माँ मटर मशरूम खाना है, मटर मशरूम खाना है। कोई बात नहीं, अगर प्रिया बेटी इतना कह रही है तो एक बार मटर मशरूम बना ही लो। इसी बहाने हम सब भी कुछ अच्छा खाना खा लेंगे। काफी दिन हो गए हैं, घर में कुछ अच्छा भी नहीं बना है।
इतनी बातें करने के बाद सब लोग सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर प्रिया अपने स्कूल के लिए चली जाती है और संजीव अपने खेत पर काम करने के लिए चला जाता है। घर में शकुंतला झाड़ू पोछा का काम, बर्तन धोना और कपड़ा धोना सारे काम कर लेती है। आज शकुंतला को मार्केट से मटर मशरूम लेकर आना था, इसलिए वो अपना थैला लेकर बाजार की ओर निकल पड़ती है। सब्जियां वैसे तो बहुत महंगी थी। शकुंतला सब्जी की दुकान पर जाकर कहती है, भैया आधा किलो मटर दे दो। मटर के भाव तो 200 रुपए किलो है, बताओ तोल दूं? क्या कहा? 200 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। देख लो, अगर खाना है तो लो, नहीं तो कुछ और खरीद लो, सब्जियां तो सब महंगी ही है। शकुंतला को तो आज मटर मशरूम ही बनाना था, इसलिए वो आधी किलो मटर ले लेती है। उसके बाद वो मशरूम लेने के लिए पहुंच जाती है। शकुंतला एक ठेले वाले से मशरूम का भाव पूछने लगती है। अरे भैया, मशरूम कैसे दी? 400 रुपए किलो है बहन जी, कितनी लेनी है आपको? क्या कहा? 400 रुपए किलो? सोना बेच रही हो क्या? अब क्या करे बहन जी, मार्केट में जो रेट चल रहा है उसी हिसाब से तो दे रहा हूँ। अब आप ही बताओ, हम क्या कर सकते हैं, आपको कितना चाहिए? अरे सब्जियों के भाव इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं? टमाटर इतने महंगे हैं, मटर इतनी महंगी है, इंसान खाए तो खाए क्या? मशरूम के इतने महंगे रेट सुनकर शकुंतला बिना मशरूम लिए वहाँ से निकल जाती है। शकुंतला को समझ नहीं आता कि अब वो घर में प्रिया को क्या जवाब देगी। शकुंतला रास्ते से घर जा रही होती है, तभी एक पेड़ की तरफ से शकुंतला को कोई आवाज लगाता है। 2-4 बार शकुंतला को जब महसूस होता है तो वो इधर उधर देखने लगती है। तब शकुंतला को एक पेड़ दिखाई देता है। शकुंतला उस पेड़ के पास पहुंच जाती है और उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता है। अरे ये क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं है, आवाज तो यहीं से आ रही थी। लगता है ये मेरा भ्रम होगा। बाहर धूप भी तो कितनी तेज है, मुझे घर चलना चाहिए। शकुंतला वहां से आगे जाने लगती है कि तभी उसे फिर से आवाज आती है। तब शकुंतला देखती है कि पेड़ के आसपास छोटे छोटे मशरूम लगे हुए हैं। उन मशरूम पर तो शकुंतला की नजर पहले गई ही नहीं थी। मशरूम को देखकर शकुंतला को अच्छा लगता है और वो आवाज को अनदेखा करते हुए मशरूम को तोड़ लेती है और थैली में रखकर घर ले जाने लगती है। चलो, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली है और रास्ते में मुझे बिना पैसों के ही मशरूम मिल गए हैं। आज इन्हें बड़े ही प्यार से प्रिया के लिए बनाऊंगी। शकुंतला घर आ जाती है और वो मटर मशरूम बनाने की तैयारी करने लग जाती है। शकुंतला पेड़ से मशरूम तोड़कर लाई थी, इसलिए वो उन्हें अच्छे से धोने लगती है। धोते धोते मशरूम से आवाज आती है, अरे अरे, इस तरह में मसल क्यों रही हो? हमें दर्द हो रहा है। इतनी देर से हम तुम्हें वहाँ आवाज लगा रहे थे, तुम तो हमें सुन ही नहीं रही थी और यहाँ हमें धो रही हो। हे भगवान, ये क्या देख रही हूँ? मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? ये मशरूम बोल रहे हैं। अरे तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, हम कोई मामूली मशरूम नहीं है, हम जादुई मशरूम है, जादुई। क्या कहा? जादुई मशरूम? ऐसा भी भला हो सकता है क्या? अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे चलो नाच कर दिखाओ। वो मशरूम तभी उछलने लग जाते हैं। शकुंतला देखकर हैरान हो जाती है और उसे उस मशरूम का जादुई होने का विश्वास हो जाता है। मशरूम शकुंतला से बातें करती हैं और शकुंतला मशरूम को सारी बातें बताती है। मशरूम अपनी जादुई शक्तियों से मटर मशरूम की सब्जी प्रकट कर देते हैं। वो सब्जी दिखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे। तभी जब प्रिया स्कूल से घर वापस आती है और उस दिन संजीव भी घर वापस जल्दी आ जाता है, तभी पूरा परिवार मिलकर मटर मशरूम की सब्जी खाता है। सब्जी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट थी। माँ, सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे और मिल सकती है क्या? अरे हाँ भाग्यवान, सब्जी तो बहुत अच्छी है, तुमने तेल मसाला सब कुछ बहुत अच्छे से डाला है। प्रिया और संजीव बड़े ही चाव से मटर मशरूम की सब्जी खाते हैं और तुरंत में उनका पेट भर जाता है। खाना खाने के बाद पूरा परिवार सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वो अपने घर के कामों में लग जाते हैं। प्रिया स्कूल चली जाती है और संजीव अपने काम पर चला जाता है। घर के काम खत्म करने के बाद शकुंतला मशरूम से बातें करने लग जाती है। मशरूम धीरे धीरे खराब होने लग गए थे। शकुंतला को समझ आता है कि मशरूम खराब हो रहे हैं, उन्हें वापस जमीन में गाड़ देना चाहिए। मुझे लग रहा है कि अब तुम धीरे धीरे मुरझा रहे हो, तुम्हें वापस धरती में गाड़ देना चाहिए, नहीं तो तुम धीरे धीरे खत्म हो जाओगे। हाँ शकुंतला, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, तुम एक बहुत अच्छी और दयालु औरत हो। तुम मुझे अपने आंगन में लगा दो, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता हो तुम वो मुझसे मांग सकती हो।
देखो अभी तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तुम्हें बाहर आंगन में लगा देती हूँ, पर जब मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं तुमसे जरूर मांग लूंगी। शकुंतला मशरूम को निकाल कर बाहर आंगन में गाड़ देती है और उन्हें पानी दे देती है। मशरूम फिर से हरे भरे हो जाते हैं और धीरे धीरे बड़े होने लग जाते हैं। एक दिन सरपंच संजीव को काम से बिल्कुल निकाल देता है और शकुंतला के पास भी पैसे खत्म हो जाते हैं। कुछ दिनों तक तो शकुंतला दुकान से उधार सामान ले लेती है, पर एक दिन उधार लेने के लिए दुकानदार घर आ जाते हैं और वो शकुंतला और संजीव को धमकाकर चले जाते हैं। ये सब मशरूम देख रही होती है। तभी मशरूम अपनी जादुई शक्ति से शकुंतला का घर एक बड़े घर में बदल देती है और घर में सभी जरूरत की चीजें एसी, टीवी, कूलर सब कुछ मौजूद कर देती है। ये सब देखकर शकुंतला को मशरूम की याद आ जाती है और उसे याद आता है कि मशरूम तो जादुई है। शकुंतला मशरूम को धन्यवाद देती है। मैं जानती थी कि तुमने ही ये सब किया है, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे माफ कर दो। शकुंतला तुम बहुत अच्छी हो, तुमने कभी हमारा गलत फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। तुम जानती हो कि हम जादुई है, फिर भी तुमने हमसे कुछ नहीं मांगा, पर हमने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया है। अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, इसलिए ये सब हमने तुम्हारे लिए किया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर उस दिन के बाद से पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। बहुत समय पहले की बात है। सुल्तानपुर नामक राज्य में एक आरती नाम की लड़की अपनी माँ शकुंतला और पिता संजय के साथ रहती थी। आरती की माँ की एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वो सिलाई का काम करती थी। उसकी माँ नए नए डिजाइन वाले लहंगे और सूट सलवार बनाना जानती थी। एक दिन, माँ और कितना काम बाकी है? बेटा अभी तो बहुत काम बाकी है। तुम्हें पता है अभी अभी एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है जिसे समय पर पूरा करना है। अगर ये समय पर पूरा नहीं हुआ तो आगे से फिर हमें कोई भी ऑर्डर नहीं देगा। माँ आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये सारा काम समय पर खत्म हो जाएगा, पर अभी आप अंदर आओ। हाँ बेटा, पर थोड़ा सा काम खत्म करके मैं अभी आ जाती हूँ, तुम घर जाओ। नहीं माँ, मैं आपके साथ ही घर पर जाऊंगी, आप जल्दी से अपना काम खत्म कर लो। आरती एक बहुत ही सुंदर और सयानी लड़की थी। दिखने में वो जितनी ज्यादा सुंदर थी उससे कई ज्यादा अच्छे उसके संस्कार थे। वो हमेशा दूसरों से अच्छे से बात करती थी और लोगों की मदद भी करती थी। माँ अब देखो रात होने वाली है और कितना काम बाकी है। बेटा बस थोड़ा सा काम रह गया है, लहंगे में गोता लगाना बाकी है, जल्दी से लगा देती हूँ और फिर घर चलकर दोनों साथ में खाना खाएंगे। आरती अपनी माँ के साथ बैठकर अपनी माँ के काम के खत्म होने का इंतजार करती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी थोड़ी सी दूरी पर अपने घर पहुँच जाती है। घर पहुँचने के बाद संजय शकुंतला से कहता है, आ गई तुम? आज तो बहुत देर हो गई, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर हम साथ में बैठकर खाना खा लेते हैं। हाँ बस 2 मिनट में आई। आरती अपने माता पिता के लिए टेबल पर खाना लगा देती है। तभी संजय शकुंतला से कहता है, शकुंतला मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तुम जानती हो पास के ही गांव से एक बहुत अच्छा आरती के लिए रिश्ता आया है। उन्होंने आरती को बाजार में देखा था और उन्हें हमारी आरती बहुत पसंद आई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लड़का कैसा है और वो क्या काम करता है? लड़का तो बहुत अच्छा है और वो शहर में नौकरी करता है। शहर में उसका बहुत बड़ा मकान बना हुआ है और घर का इकलौता वारिस है। अगर उसके पास इतना कुछ है और वो इकलौता भी है तो जरूर लेन देन भी होगा। आप जानते हो ना, हमने अपनी बिटिया की शादी के लिए ज्यादा जमा पूंजी इकट्ठी नहीं करी है। अरे भाग्यवान, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। और हाँ, कल लड़के वाले हमारे आरती बिटिया को देखने आ रहे हैं, तो तुम उसे एक अच्छा सा सूट पहनने के लिए दे देना और उसे तैयार कर देना। इतनी सब बातें हो जाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। अगली सुबह शकुंतला अपनी दुकान पर नहीं जाती है और घर की अच्छे से सफाई करती है और मेहमानों की खातिरदारी करने के लिए स्वादिष्ट मीठे पकवान बनाती है। आरती को देखने वाले घर पर आ जाते हैं। लड़के के माता पिता आरती से सवाल जवाब करते हैं। लड़का नहीं आया था, केवल लड़के के माता पिता ही आरती को पसंद करके और रिश्ता पक्का करके वापस चले जाते हैं। अजी, हमारी बेटी आरती को लड़का तो देखने ही नहीं आया है, ऐसी क्या बात हो गई है?
भाग्यवान, तुम फालतू में ही ज्यादा चिंता करती हो। क्या पता लड़के को नौकरी से छुट्टी नहीं मिली हो। शादी में तो आएगा ही ना, और वैसे भी हमारी बेटी इतनी खूबसूरत है, उसे कोई मना नहीं करेगा। हाँ, ये सब तो ठीक है, पर आज से ही हमें एक एक पैसा जोड़ना होगा ताकि हम अपनी बिटिया की शादी में कोई कमी ना कर सके। उसके बाद शकुंतला अपनी दुकान पर चली जाती है और संजय अपनी फैक्ट्री चला जाता है। घर पर आरती घर के सारे काम खत्म कर लेती है और उसके बाद अपनी माँ की दुकान पर उनका हाथ बटाने के लिए पहुँच जाती है। लाइए माँ, मैं भी आपकी कुछ मदद कर देती हूँ। आरती भी अपनी माँ के साथ मशीन पर बैठकर उनकी मदद करती है और वो शहर से आए हुए ऑर्डर पूरे कर देती हैं। वो सबसे बड़ा ऑर्डर आने वाले हफ्ते में जाने वाला था। ऑर्डर पूरा हो गया था, जिस वजह से शकुंतला के सर से टेंशन खत्म हो गया था। शकुंतला ने ऑर्डर का 70% पैसा ले रखा था, जो दुकान में ही था। इसी तरह दिन बीत जाते हैं और एक दिन शकुंतला अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा रही थी। तभी वहाँ पर आवाज आने लगती है, भागो भागो, अरे भागो। पैरों की हलचल के साथ साथ शोर भी बढ़ता जा रहा था। बाहर से आ रही आवाज को देखने के लिए आरती अपने माता पिता के साथ घर के बाहर आती है। तभी वो देखते हैं कि लोग इधर उधर भाग रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। अरे ये क्या हो गया? ये कैसा शोर है? क्या हो गया? अरे भैया, क्यों भाग रहे हो? अरे वहाँ देखो, वो दुकान में आग लग गई है और चारों तरफ फैल रही है। जल्दी पानी लेकर आओ। आग लगने की खबर सुनकर शकुंतला, संजय और आरती तीनों दुकान की तरफ भागकर पहुंच जाती हैं। तभी वो देखते हैं कि दुकान में आग लगी हुई है। हे भगवान, हे राम, ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। सेठ का पूरा ऑर्डर दुकान में भरा हुआ है और तो सारा पैसा दुकान में ही है। जल्दी कोई आग को बुझाओ, पानी लाओ रे पानी लाओ। संजय अपनी पत्नी शकुंतला को संभालता है। तभी आरती भागते हुए दुकान के अंदर पहुंच जाती है। अरे बेटी, कहाँ जा रही हो? वापस आ जाओ, जल जाओगी बेटी। आरती, रुक जाओ। आरती किसी की नहीं सुनती है और वो दुकान के अंदर भागते भागते आग की लपटों से बचते हुए अंदर पहुंच जाती है और वो दुकान में रखा हुआ सेठ का ऑर्डर और रुपए पैसे लेकर बाहर आ जाती है। दुकान में बचा कुचा सामान जल जाता है और आरती भी पूरी तरह से आग में झुलस गई थी। संजय अपनी बेटी के ऊपर कंबल डालता है और उसकी आग बुझा देता है। माँ देखो, मैंने सब कुछ बचा लिया। सेठ का पूरा ऑर्डर बाहर ले आई हूँ। अब सब कुछ बच गया है, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है। आप चिंता मत करो माँ। इतना कहकर आरती बेहोश हो जाती है। तभी संजय अपनी बेटी को अस्पताल लेकर पहुंच जाता है। अस्पताल में डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। इलाज करने के बाद आरती ठीक तो हो जाती है, परंतु उसके चेहरे पर आग के निशान रह जाते हैं, जिस वजह से उसका चेहरा खराब हो जाता है। माँ देखो ना, मेरा चेहरा कितना खराब हो गया है। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है, फिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? नहीं बेटी, भगवान तो बहुत अच्छे हैं। उसने तेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया है। एक समय आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान पर हौसला बनाए रखो, ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा। शकुंतला अपनी बेटी को दिलासा देती है। तभी वहाँ पर संजय आ जाता है। संजय का मुंह बहुत उदास था। तभी शकुंतला कहती है, अजी क्या हुआ? आप इस तरह मुंह लटकाए क्यों खड़े हुए हो? क्या बताऊं भाग्यवान, लड़के वालों का फोन आया था। उन्हें सब कुछ पता चल गया है और उन्होंने आरती से शादी करने के लिए इनकार कर दिया है। संजय अपनी पत्नी को ये सारी बातें बता रहा होता है कि तभी आरती को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। अरे आरती बिटिया, कहाँ जा रही हो? रुको तो सही। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए इससे अच्छा रिश्ता लेकर आएंगे। तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है बिटिया। अजी जाने दीजिए, उसे इस समय अकेला छोड़ दीजिए। थोड़ी देर रो लेगी तो उसका मन हल्का हो जाएगा। आरती रोते रोते अपने गांव में जंगल में पहुंच जाती है और एक नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। आरती को जब भी अकेलापन महसूस होता था तो आरती अक्सर वहां बैठ जाया करती थी। आरती वहां बैठकर बहुत देर तक रोती है। आरती को रोता हुआ आसमान से एक परी बहुत देर से देख रही होती है और उससे रहा नहीं जाता
और वो आरती के सामने प्रकट होती है और कहती है, क्या हुआ आरती, तुम यहाँ पर बैठकर क्यों रो रही हो? क्या आपको कुछ दिखाई नहीं देता है? आप ये मुझसे पूछ रही हो? क्या आपको कुछ दिखाई नहीं देता है? आप ये मुझसे पूछ रही हो? आपको मेरे चेहरे पर ये काले काले निशान दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? इसकी वजह से मेरे माता पिता को कितनी तकलीफ हो रही है। कितनी मुश्किल से एक अच्छा लड़का मिला था, अब उन्होंने भी शादी तोड़ दी है। मेरे माता पिता की तो नाक ही कट गई। अच्छा, तो ये बात है। पर तुम्हारा चेहरा जल जाने की वजह से रिश्ता तोड़ना तो बहुत गलत बात है। हमें लड़के वालों को सबक सिखाना चाहिए। पर उससे पहले मैं तुम्हें एक जादुई मेकअप किट देती हूँ। इस मेकअप किट का इस्तेमाल करने से तुम्हारा चेहरा पहले से और भी ज्यादा सुंदर हो जाएगा और सारे निशान गायब हो जाएंगे। क्या सच में आप सही कह रही हो? पर डॉक्टर ने तो कहा था ये निशान अब कभी नहीं जाएंगे। देखो, ये एक जादुई मेकअप किट है। इससे जिद्दी से जिद्दी निशान चला जाता है। तुम इसे एक बार ट्राई करके देखो। आरती परी को धन्यवाद करती है और उससे वो जादुई मेकअप किट ले लेती है। घर जाकर आरती उस मेकअप किट का इस्तेमाल करती है और धीरे धीरे करके 1 हफ्ते के अंदर ही आरती का चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाता है और अब तो वो और ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। अरे वाह बेटी आरती, तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल ठीक हो गया है। अब तो तुम और सुंदर लगने लगी हो। ये सब जादू कैसे हो गया? आरती अपनी माँ को अपनी पूरी कहानी बताती है कि किस तरह परी उसे एक जादुई मेकअप किट देकर जाती है और उसी की वजह से आज उसका पूरा चेहरा पहले जैसा हो गया। देखा बेटी, मैं तुझे कहा करती थी ना कि ऊपर वाला हमेशा अच्छे लोगों की मदद करता है। ऐसे ही एक दिन बाजार से आरती सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है। तभी वहाँ पर एक सुंदर सा लड़का जिसका नाम रमेश होता है, वो आरती से टकरा जाता है। रमेश बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। रमेश आरती को एक ही नजर में पसंद कर लेता है। हे ब्यूटीफुल गर्ल, यू आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस। थैंक यू सो मच। आरती को भी रमेश बहुत पसंद आता है, पर वो उसे कुछ नहीं कहती और अपनी सब्जियां लेकर वापस घर आ जाती है। आरती का घर बाजार में बहुत पास था। सब्जी लेने के बाद आरती को घर में घुसता हुआ रमेश देख लेता है और अगले ही दिन रमेश अपने परिवार के साथ आरती के घर पर रिश्ता लेकर आ जाता है। तब पता चलता है कि आरती वही लड़की है जिसका चेहरा जल गया था और उसके माता पिता ने शादी के लिए मना कर दिया था। ये सब होने के बाद रमेश के माता पिता आरती के परिवार से माफी मांगते हैं। अरे कोई बात नहीं बहन, गलतियां तो सब करते हैं और आप हमसे बड़ी हैं। ये माफी मांगना आपको शोभा नहीं देता है। हमने आपको माफ किया और हम आपके बेटे से अपनी बेटी की शादी करने को बिल्कुल तैयार है। उसके बाद रमेश और आरती दोनों की शादी हो जाती है और दोनों हंसी खुशी शहर में अपना जीवन बिताने लगते हैं।